Hello friends, welcome to Competition Billiards. Today we will learn comprehensive news analysis from Indian Express जो कि बहुत ही important है यूपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड पीसीएस। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे जो मास्टर कंटेंट मैपिंग इंडेक्स है। तो जो भी चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। तो नाउ लेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। हेयर इज़ द जीएस पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड कंटेंट। ज्योग्राफी में आ गया है नॉकटर्नल हीट एक्सपोजर क्राइसिस एंड पॉलिटी इलेक्ट्रोल रोल डिवीजन। पेन ले लेता हूँ एक मिनट, ठीक लगेगा। तो ज्योग्राफी नॉकटर्नल हीट एक्सपोजर क्राइसिस पॉलिटी इलेक्ट्रोल रोल रिवीजन एंड आर्टिकल 324 एंड थर्ड सोशल जस्टिस असम यूसीसी फ्रेमवर्क एंड जीएस पेपर 2, 3, 4 इंटरनेशनल रिलेशन इंडिया यूएस मागाटाइज इकोनॉमिक ट्रांजिशन टू बीवी ग्रामजी एथिक्स एचडीएफसी बैंक गवर्नेंस क्राइसिस। I raise it. Here is the second slide. The hot night crisis, nocturnal heat. Now here know about the nocturnal heat exposure जो कि रात को बढ़ता है तापमान अर्बन हीट आइसलैंड। Here the core concept of the nocturnal heat exposure। तो नॉकटर्नल हीट एक्सपोजर जो कि रात को बढ़ता है तापमान है, तो इसके बारे में आपको बात। जलवायु परिवर्तन के कारण अब गर्मी का खतरा सिर्फ दिन के समय तक सीमित नहीं रह गया है। रात का बढ़ता हुआ मिनिमम टेम्परेचर एक 24 आवर क्लाइमेट इमरजेंसी को जन्म दे रहा है, जिस नॉकटर्नल हीट एक्सपोजर कहा जाता है। तो इसका मैकेनिज्म को हम समझते हैं। हेयर हाई मिनिमम टेम्परेचर एट night prevent the human body from psychological recovery. This lead to second slide. This leads to a spiked cardiovascular risk and the urban factor concrete dense highlighted concrete dense layout urban heat island entrap thermal radiation turning cities into midnight heat traps. Focus on resilient structure planning, expanding green space and using non-heat retaining materials. Now I explain about the mechanism. तो इसे the mechanism किसे कहते हैं? तो साइकोलॉजिकल रिकवरी ब्लॉकेट। दिन की तेज गर्मी के बाद मानव शरीर ह्यूमन बॉडी को ठंड की ज़रूरत होती है ताकि वो साइकोलॉजिकल रिकवरी कर सके। और सेकेंड जो होता है बायोलॉजिकल स्ट्रेस, इंक्रीज बायोलॉजिकल स्ट्रेस। अगर रात को तापमान हाई बना रहे तो शरीर का कूलिंग मैकेनिज्म फेल हो जाता है। इससे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ता है जो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, दिल की बीमारियों का खतरा को तेज़ी से ट्रिगर करता है। नाउ मूव टू द अर्बन फैक्टर। अर्बन फैक्टर क्या कहता है? तो शहरों का असर क्या है? तो यहाँ पे देख रहे हैं अर्बन फैक्टर क्या होता है। शहरों में कंक्रीट के घरें, घने कंस्ट्रक्शन, अस्पताल, रोड्स और ग्रीन कवर की कमी थर्मल रेडिएशन को सोते वक्त दोबारा एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होने देता है। इसके कारण से अर्बन हीट आइसलैंड यूएचआई वहाँ का अर्बन फैक्टर जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। और मिड नाइट हीट टेम्परेचर, ये कंक्रीट स्ट्रक्चर रात को धीरे धीरे हीट रेडिएट करते हैं जिससे आधी रात के बाद भी शहर गर्म बने रहते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ इरेज इट। सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल रोल डिवीजन जो कि किस पेपर में आएगा? तो सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल रोल डिवीजन के बारे में जानेंगे। तो ये जीएस पेपर 2 का हो जाता है। इलेक्टोरल रिवीजन जीएस पेपर 2 का हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड अ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR and second point recognize it as a tool in reforms article 324 ECI power. ECI must determine a status of 65 lakh excluded names in 4 weeks.
Here know about the administrative framework and Supreme Court. तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को एक वैलिड और जरूरी एडमिनिस्ट्रेटिव टूल माना है। कॉन्स्टिट्यूशनल लिंकेज इसके क्या है? सुप्रीम कोर्ट के अनुसार एसआईआर आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई, जैसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ईसीआई, एंड द ईसीआई फुल फॉर्म इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये रिमेंबर रखना है, के पास निहित सुप्रीडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल की शक्तियों को और मजबूत बनाता है। एंड एससी डायरेक्टिव, सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को निर्देश दिया है कि इलेक्टोरल रोल से बाहर किए गए 65 लाख एक्सक्लूडेड वोटर्स के स्टेटस पर अगले 4 वीक के अंदर ट्रांसपेरेंट तरीके से अंतिम फैसला लिया जाए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, लीगल डिस्टिंक्शन। लीगल डिस्टिंक्शन, वोटिंग राइट्स वर्सेस सिटीजनशिप। तो वोटिंग राइट एंड सिटीजनशिप, डिलेशन फ्रॉम द रोल रिफ्लेक्ट लोकल ineligibility, not a final declaration of non-citizenship. The role is an evidentiary asset, not a per- perpetual guarantee of nationality. Now, know about the nature, ineligibility, impact, and evidentiary value. नेचर, ये एक सेचुअरी लीगल राइट है जो लोकल रेसिडेंस और एलिजिबिलिटी पर निर्भर करता है, और सिटीजनशिप ये एक फंडामेंटल सोवर्जियन स्टेटस है जो देश के प्रति अलायंसेस और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देता है। एलिजिबिलिटी इम्पैक्ट, वोटर लिस्ट से नाम हटाने का मतलब सिर्फ लोकल इनएलिजिबिलिटी है। इसका मतलब ये बिल्कुल सिटीजनशिप कहता है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहा। एविडेंशियरी वैल्यू, इलेक्टोरल रोल एक एविडेंशियरी एसेट है पर नागरिकता का परमानेंट प्रूफ नहीं है। ओके, एंड सिटीजनशिप क्या कहता है? सिटीजनशिप की गारंटी अलग सिटीजनशिप रूल, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत होती है। नाउ इरेज इट and move to the next slide. Wait it. Now next slide is Assam Uniform Civil Code. असम यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि किस पेपर में आ रहा है? आपका जीएस पेपर 2 में आ रहा है। ओके, नाउ टेक इट पेन। एंड असम सिविल कोड, स्ट्रिक्ट बैंस, रजिस्ट्रेशन एंड एक्सपेंशन। स्ट्रिक्ट बैंस असम रूल में क्या क्या है? असम इन्फॉर्म सिविल कोड, यूसीसी फ्रेमवर्क एंड जेंडर जस्टिस। असम सरकार द्वारा लाए गए यूसीसी फ्रेमवर्क सामाजिक सुधार और जेंडर इक्वलिटी की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो आइए जानते हैं इसका स्ट्रिक्ट बैंस। तो स्ट्रिक्ट बैंस में है यहाँ पे कड़ी रोक, तो एक से ज़्यादा शादी करने की प्रथा को पूरी तरह से गैर कानूनी घोषित किया गया है। स्ट्रिक्ट बैंस में आपका बैंस पॉलीगैमी एंड चाइल्ड मैरिज। एंड सेकेंड इज रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन से यहाँ पे मैंडेटरी ऑफ मैरिज, डाइवोर्स एंड लिव इन रिलेशन। अब से सभी मैरिज, डाइवोर्स और लिव इन रिलेशन का ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। एंड एक्सेप्शंस, शेड्यूल्ड ट्राइब्स entirely exempt the protect customs। ओके, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को उनके विशिष्ट कस्टम, संस्कृति और ट्रेडिशनल लॉ को सुरक्षित रखने के लिए इस यूसीसी फ्रेमवर्क से पूरी तरह बाहर रखा गया है। ओके, नाउ इरेज इट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। और एक पॉइंट यहाँ पे और जुड़ गया है, जेंडर जस्टिस। तो यहाँ पे जेंडर जस्टिस एम्फेसाइज इक्वल इनहेरिटेंस राइट एंड स्ट्रेंथेंस लीगल सेफ्टी नेट्स फॉर नारी शक्ति। इक्वल इनहेरिटेंस राइट, ये यूसीसी कानून महिलाओं के प्रतीक समाप्ति में संपत्ति, महिलाओं को
पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार देने पर जोर देता है। एंड लीगल सेफ्टी नेट्स हियर, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होने के एवेंडन स्पाउसेस और लाइव इन पार्टनर्स के पास मजबूत लीगल रिकॉर्ड्स होगा जो नारी शक्ति को सख्त बनाना है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Next slide is managing India-US ties, MAGA phase. Here MAGA phase is from GS paper 2. GS paper 2 में जो कि आपका इंटरनेशनल रिलेशन आ जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. MAGA phase, transitional diplomacy. Now take the pen. Here the strategic friction, trade, negotiating protectionist tariff architecture, first point, and second, visa, drastic tightening of H-1B caps, and geopolitical shift, de-hyphenation blur, US re-engagement with Islamabad from mineral and crypto. And second one is unpredictability, shifting from deep institutional ties, transactional diplomacy. Now I explain about the here trade, negotiation, protection, traffic. Here US ने हाल ही में क्रिटिकल मिनरल्स और क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशनरी फ्रेमवर्क पर इस्लामाबाद पाकिस्तान के साथ री इंगेजमेंट शुरू किया है. इसे यूएस की पुरानी पॉलिसी, जहां वह इंडिया और पाकिस्तान को अलग करके दिखाता था, डी हाइफेनेशन जिसे कहते हैं, ब्लर होती दिख रही है. एंड सेकेंड जो है यहाँ पे शिफ्ट टू ट्रांजिशनल डिप्लोमेसी. ट्रांजिशनल डिप्लोमेसी से हम समझते हैं यहाँ पे दोनों देशों के संबंध अब शेयर्ड वैल्यूज और डीप इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क से शिफ्ट होकर ट्रांजिशनल डिप्लोमेसी, लेन देन पर आधारित और अनप्रेडिक्टेबल कमिटमेंट्स की तरफ बढ़ रहा है. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ इरेज इट. Sorry, here is Manrega to VV Gramsci. GS पेपर 3 के लिए इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिक पार्ट ऑफ इट. Manrega to VV Gramsci. Okay, effective July 2026, Manrega stands replaced. Take it fine. And here said about effective 1 July 2026, Manrega stand replaced by the centralized VV Gramsci scheme. Just wait it. Where is mic now? 1 minute. Now let's start here where we are. Effective 1 July. तो यहाँ पे देखते हैं कि हिस्टोरिकल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम मनरेगा को पूरी तरह से रिपेल करके उसकी जगह नई सेंट्रलाइज्ड VV Gramsci स्कीम लाई जा रही है. पहले मनरेगा था, उसको रिप्लेस करके VV Gramsci के नाम से लाया जा रहा है. ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले मनरेगा में क्या था और VV Gram में क्या क्या चेंज है. ओके, देखते हैं. जस्ट वेट इट. हेयर we take it fine. Key enhancement, mandatory work raised from 100 to 125 days, 60 days since seasonal pause during peak sowing harvesting to help farmers, and funding model shift from demand driven rights to normative allocation model, 16th finance commission formula. यहाँ पे आप समझेंगे कि पहले मनरेगा क्या कह रहा था और ओल्ड जो था ओल्ड मनरेगा और जो न्यू रिजीम आया है VV Gramsci से, तो उसमें चेंजेस क्या है. व्हाट वाज द चेंजेस ऑफ द ओल्ड मनरेगा एंड VV Gramsci. नाउ आई एक्सप्लेन इट अबाउट मनरेगा, ओल्ड मनरेगा, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड मनरेगा एंड VV Gramsci. नाउ
हेयर यहाँ पे देखते हैं राइट टू वर्क, पहले डिमांड ड्राइवन सेशनरी राइट था, ओल्ड मनरेगा जो बोल रहा है, एंड न्यू रिजिम जो है विविग्राम जी एलोकेशन वेस्ट एम्प्लॉयमेंट स्कीम एंड मैंडेटरी डेज क्या थे ओल्ड मनरेगा में क्या रहता, मैंडेटरी डेज क्या था, मिनिमम 100 डेज टू ऑफ ग्रांटेड वर्क, बट विविग्राम में क्या हो गया, इसको इंक्रीज करके 125 डेज ऑफ ग्रांटेड वर्क कर दिया गया। एंड फंडिंग पैटर्न क्या हो गया, ओल्ड मनरेगा में 100% सेंट्रल शेयर ऑफ वेस्ट एंड द न्यू वीवी ग्राम जी से 60-40 को शेयरिंग मॉडल, जो कि 60 जो है आपका सेंट्रल करेगा और 40 जो है आपका स्टेट करेगा। तो एग्रीकल्चर सैनिक में क्या है, नो मैंडेटरी पॉज फॉर फार्मिंग जो कि मनरेगा बोलता था, एंड हियर वीवी ग्राम से 60 डे सीजनल पॉज ड्यूरिंग पीक सोइंग हार्वेस्टिंग। फिजिकल फॉर्मूला डिमांड वेस्ट सेंट्रल फंडिंग रिलीज मनरेगा जो कि पहले मनरेगा में था, एंड वीवी ग्राम में नॉर्मेटिव एलोकेशन मॉडल बेस्ड ऑन 16 फाइनेंस कमीशन गाइडलाइंस। नाउ इरेज इट and move to the next slide. Okay, here the new physical architecture, a scheme structure, central share and central share, जो कि मैंने आपको बता दिया, पहले सेंट्रल शेयर 100% करता था एंड न्यू जो आपका मनरेगा को रिप्लेस करके नाम रखा गया है वीवी ग्राम जी, उसमें सेंट्रल शेयर 60% एंड स्टेट शेयर 40% है। ओके, तो यहाँ पे आपका एक पॉइंट दिया हुआ है, इसको याद रखना है। क्रिटिकल एनालिसिस जो है इसका, स्टेट लाइक्स तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान will face acute physical pressure due to 40% wage burden, relief agriculture। पीक सेशन में 60 डे का पॉज लगने से खेतों में मजदूरी की कमी दूर होगी और सोइंग हार्वेस्टिंग एफिशिएंसी बेहतर होगा। और फिजिकल स्टेट वेज बर्डन का 40% हिस्सा अब स्टेट्स को उतना होगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राजस्थान जैसे हाई डिमांड स्टेट्स पर इस नए फाइनेंशियल आर्किटेक्चर के वजह से एक्यूट फिजिकल प्रेशर आएगा। नाउ इरेज इट एंड मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ इज हेयर कॉर्पोरेट एथिक्स द HDFC क्राइसिस, जो कि GS4 में ये टाइप करता है, इम्पोर्टेंट है GS4 के लिए। कॉर्पोरेट एथिक्स, नाउ वी नो अबाउट द HDFC बैंक्स गवर्नेंस क्राइसिस। नाउ हियर वी नो अबाउट द डिटेल्स ऑफ द HDFC बैंक गवर्नेंस क्राइसिस। तो द मैन ओवर Rs 45 crore misrouted as marketing spend to pay illicit differential interest rate to MSRDC violation, breaks Banking Regulation Act and RBI transparency guidelines। तो यहाँ पे समझेंगे इसके बारे में। तो इथिकल ब्रेक यहाँ पे हुआ है, तो HDFC बैंक द्वारा 45 करोड़ को गलत तरीके से मार्केटिंग स्पेंड के रूप में भेजकर MSRDC महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को इलीगल डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट पे करने के लिए मिसरूट किया गया, एंड रेगुलेशनरी वायलेंस में ये कदम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फेयर प्राइसिंग और ट्रांसपेरेंसी गाइडलाइंस का सीधा वायलेशन है। तो यूपीएससी एथिक्स लेसन, एक मिनट जस्ट इट, नाउ वी टेक इट पेन हियर। ओके, यूपीएससी एथिक्स लेसन सिस्टमेटिक कॉन्ग्रुएंस, चेयरमैन अतन चक्रवर्ती resigned citing a lack of congruence between bank practice and his moral framework. Conclusion, ethical failure in large corporation triggers systematic contagion and fracture public trust। तो यहाँ पे बैंक के चेयरमैन अतन्य चक्रवर्ती ने अपने पैड से रिजाइन इस्तीफा दिया। उन्होंने इस गवर्नेंस फेलियर्स पर एक बेहद महत्वपूर्ण इथिकल स्टेटमेंट दिया। बैंक की
बैंक की इनएथिकल फाइनेंशियल एक्टिविटीज और मेरे पर्सनल मोरल फ्रेमवर्क के बीच कोई कन्ग्रुएंस नहीं था। ये अतन्यु चक्रवर्ती के द्वारा कहा गया, जो कि चेयरमैन थे यहाँ के HDFC बैंक के। ओके, और इन्होंने रिजाइन दे दिया। नाउ इरेज इट। Here is some question be taken. Now you can try to solve it. Read it properly and try to solve it and comment it. Okay. यहाँ पे है, क्या कह रहा है, आप लोगों ने अभी तक आंसर नहीं दिया इसका, तो यहाँ पे आप देखता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ आपके लिए। आपने तो आंसर अभी तक कमेंट में दिया नहीं, तो यहाँ पे आप देखते हैं, विद रेफरेंस टू नॉकटर्नल हीट एक्सपोजर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, it prevents the human body from essential psychological recovery from daytime heat. And second क्या कहता है, urban heat island UHI are primarily a daylight only phenomena. Try to solve it. Okay, तो यहाँ पे है स्टेटमेंट फर्स्ट जो है आपका सही हो जाएगा। स्टेटमेंट सही क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है, और स्टेटमेंट 2 क्यों गलत हो जाएगा, यहाँ पे आप समझेंगे। स्टेटमेंट 2 सही ये क्यों हो जाएगा, रात का हाई मिनिमम टेम्परेचर बॉडी को रिकवर नहीं होने देता है, इसलिए स्टेटमेंट सही हो जाएगा। एंड स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा क्योंकि कंक्रीट स्ट्रक्चर रात को थर्मल रेडिएशन ट्रैप करते हैं, जिससे मिड नाइट हीट ट्रैप्स बनते हैं। ओके, नाउ नो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे है, under the Assam Uniform Civil Code UCC, which group is entirely exempt? First option is religious minorities, scheduled tribes, and non-resident Indians, NRI, tea garden workers. Okay, तो यहाँ पे आप देखेंगे आंसर इसका हो जाएगा, असम UCC फ्रेमवर्क के तहत शेड्यूल्ड ट्राइब्स को उनके कस्टमरी प्रैक्टिस और ट्रेडिशनल लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी तरह से एक्सेम्प्ट रखा गया है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा बी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं आप उसका क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करेंगे। तो जो भी चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर लर्निंग। सब्सक्राइब टू कंपटीशन बिलियर्ड्स फॉर डेली UPSC इनसाइट्स। हिट द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन।